जय हिंद साथियों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो साथियों, अगर आपका भी रेलवे का एग्ज़ाम है या फिर एसएससी का एग्ज़ाम है और आपको बायोलॉजी से बहुत ज़्यादा डर लगता है, तो इस लेक्चर को आप लोग पूरा देखना। इसमें मैंने टॉपिक लिया है रक्त और परिसंचरण तंत्र। टोटल 50 क्वेश्चंस लेंगे पीवाईक्यू से, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखना और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दो और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, रक्त किस प्रकार का ऊतक है? आपके सामने ऑप्शन है, 4 ऑप्शन। उपकला ऊतक, पेशीय ऊतक, सरल तरल संयोजी ऊतक या फिर तंत्रिका ऊतक। तो रक्त है एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। हम लोग बढ़ते हैं दूसरा प्रश्न की तरफ। साथियों, दूसरा प्रश्न है, मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के कुल भार का लगभग कितना परसेंट होता है? तो मानव शरीर में जो रक्त की मात्रा है कुल भार का लगभग 7% होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। ये आप लोग याद रखना कि 7% टोटल भार होता है। साथियों, तीसरा प्रश्न है, एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में लगभग कितना रक्त पाया जाता है? आपके सामने ऑप्शन है 2 से 3 लीटर, 5 से 6 लीटर, 8 से 9 लीटर या फिर 10 से 12 लीटर। तो एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य के शरीर में पाया जाता है लगभग 5 से 6 लीटर रक्त पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब, 5 से 6 लीटर। चौथा प्रश्न है, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? 6.4, 7, 7.4 या फिर 8.4। तो आप लोगों को पता होगा कि मानव रक्त का पीएच मान होता है 7.4 और ये क्षारीय प्रकृति का होता है। पांचवा प्रश्न है, रक्त के मुख्य कितने भाग होते हैं? ऑप्शन नंबर ए है कि 2 प्लाज्मा और रक्त कणिकाएं, 3, 4, 5। तो आप लोगों को पता होगा कि रक्त के मुख्यतः 2 भाग होते हैं, जिसे एक प्लाज्मा कहते हैं तरल भाग, और रक्त कणिकाएं होती हैं जिसमें से आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होता है। साथियों, अगला प्रश्न है, रक्त के कुल आयतन का लगभग कितना परसेंट भाग प्लाज्मा होता है? ऑप्शन है 45%, 55%, 65% या फिर 75%। तो आप लोगों को मालूम होगा कि रक्त में लगभग 55% भाग होता है, वो प्लाज्मा होता है, और प्लाज्मा में भी अधिकतर पानी होता है। तो हम लोग बढ़ते हैं अगला प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 7 है कि प्लाज्मा में जल का प्रतिशत लगभग कितना होता है? 60 से 65%, 70 से 75%, 80 से 85% या फिर 90 से 92%। तो ये होता है लगभग 90% रक्त में पानी, मतलब प्लाज्मा में पानी होता है लगभग 90%। अगला प्रश्न है, प्लाज्मा में फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन निकाल देने पर शेष बचा प्लाज्मा क्या कहलाता है? ऑप्शन है लिम्फ, सीरम, प्लेटलेट्स या फिर हेपेरिन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सीरम। जब हम लोग प्लाज्मा से फाइब्रिनोजेन प्रोटीन निकाल देते हैं तो जो भी बचा हुआ भाग होता है उसको हम लोग सीरम कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। साथियों, 9वां प्रश्न है कि लाल रक्त कणिकाओं यानी कि आरबीसी का वैज्ञानिक नाम क्या है? ऑप्शन है ल्यूकोसाइट्स, थ्रोम्बोसाइट्स, एरिथ्रोसाइट्स या फिर लिम्फोसाइट्स। तो आरबीसी का वैज्ञानिक नाम है एरिथ्रोसाइट्स। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? हृदय में, यकृत में, अस्थि मज्जा में या फिर प्लीहा में? तो लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है प्लीहा में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब। नहीं, सॉरी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अस्थि मज्जा में इसका निर्माण होता है और प्लीहा में ये जमा होता है। अगला प्रश्न है, लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल लगभग कितना होता है? 1 से 2 दिन, 20 से 30 दिन, 120 दिन या फिर 150 दिन। तो लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल होता है 120 दिन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न है, मानव शरीर का ब्लड बैंक और आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? तो मैंने अभी पिछले प्रश्न में बताया कि हम लोग प्लीहा या फिर तिल्ली को आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं, यानी कि जहाँ पे आप आरबीसी मरने के बाद वहाँ पे जमा होता है। अगला प्रश्न है, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है?
हीमोसाइनिन, हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन या फिर मेलानिन। तो रक्त का जो लाल रंग होता है वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है, और हम लोग के शरीर का जो ये रंग काला हो जाता है ये मेलानिन के कारण। अगला प्रश्न है, हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व मौजूद होता है? कैल्शियम, मैग्नीशियम, लोहा या फिर तांबा? तो हीमोग्लोबिन में मौजूद होता है लोहा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। साथियों, अगला प्रश्न है, सोते समय मनुष्य की आरबीसी की संख्या पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो जब हम लोग सोते हैं तो उस समय आरबीसी कम हो जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। प्रश्न संख्या 16 है, श्वेत रक्त कणिकाओं का वैज्ञानिक नाम क्या है? एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट, थ्रोम्बोसाइट या फिर ऑस्टियोसाइट्स? तो एरिथ्रोसाइट्स मैंने बताया था कि ये आरबीसी का वैज्ञानिक नाम है, और ल्यूकोसाइट्स है डब्ल्यूबीसी का वैज्ञानिक नाम। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब, ल्यूकोसाइट्स। अगला प्रश्न है, डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य क्या है? तो ऑक्सीजन का परिवहन, रक्त का थक्का जमाना या फिर शरीर को रोगों के संक्रमण से बचाना या फिर CO2 का परिवहन? तो हम लोग के शरीर में जो डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य है, शरीर के रोगों के संक्रमण से बचाना, जिसको हम लोग डब्ल्यूबीसी को गार्ड सेल भी कहते हैं। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। प्रश्न संख्या 18 है, सबसे अधिक संख्या में पाए जाने वाली श्वेत रक्त कणिका डब्ल्यूबीसी कौन सी है? ऑप्शन है न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, एसिनोफिल्स या फिर लिम्फोसाइट्स? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, न्यूट्रोफिल्स। सबसे अधिक संख्या में पाई जाने वाली श्वेत रक्त कणिका न्यूट्रोफिल्स है। अगला प्रश्न है, आकार में सबसे बड़ी रक्त कणिका कौन सी है? सबसे बड़ी श्वेत रक्त कणिका कौन सी है? ऑप्शन है मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट, न्यूट्रोफिल्स या फिर बेसोफिल्स? तो यहाँ पे पूछ रहा है आकार, तो आकार में हो जाएगा मोनोसाइट्स। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। साथियों, अगला प्रश्न है, रक्त प्लेटलेट्स का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो ये हो जाएगा थ्रोम्बोसाइट्स। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। थ्रोम्बोसाइट्स का वैज्ञानिक नाम है रक्त प्लेटलेट्स का वैज्ञानिक नाम है थ्रोम्बोसाइट्स। 20 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, रक्त का थक्का जमाने में कौन सी रक्त कणिकाएं सहायक होती हैं? यानी कि ब्लड क्लॉटिंग में कौन सी रक्त कणिकाएं सहायक होती है? तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स या फिर प्लाज्मा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्लेटलेट्स। ये रक्त कणिकाएं खून को जमाने में मदद करती हैं। प्रश्न संख्या 22 है साथियों, कि रक्त समूह यानी कि ब्लड ग्रुप ए, बी, AB और O की खोज किसने की थी? तो विलियम हार्वे, कार्ल लैंडस्टीनर, रॉबर्ट हुक या फिर लुई पॉस्चर ने? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्ल लैंडस्टीनर ने। इन्होंने रक्त समूह की खोज की थी। और रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज विलियम हार्वे ने की थी, उन्होंने किया था। प्रश्न संख्या 23 है कि सर्वदाता रक्त समूह यानी कि यूनिवर्सल डोनर किसे कहा जाता है? तो यूनिवर्सल डोनर यहाँ पे है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ओ निगेटिव। ये यूनिवर्सल डोनर हम लोग ऑप्शन नंबर डी, ओ निगेटिव को जानते हैं यूनिवर्सल डोनर से। और अगर पूछता है कि सर्वग्राही किसे कहा जाता है, तो ये आप लोग कमेंट करो, किसे कहा जाता है सर्वग्राही। तो अगला प्रश्न आ गया कि सर्वग्राही रक्त समूह किसे कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा AB पॉजिटिव। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। साथियों, अगला प्रश्न है कि किस रक्त समूह में कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है? ऑप्शन है A, B, AB या फिर O? तो 25 का सही आंसर हो जाएगा AB। इसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है, लेकिन दोनों एंटीजन पाए जाते हैं। प्रश्न संख्या 26 है, किस रक्त समूह में कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता है? ऑप्शन है A, B, AB या फिर O? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, O। कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता है। प्रश्न संख्या 27 है कि RH फैक्टर की खोज लैंडस्टीनर और वीनर ने किस जानवरों में की? ऑप्शन है कुत्ते में, रिसेस बंदर में, बिल्ली में या फिर चूहों में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रिसेस बंदर में RH फैक्टर की खोज लैंडस्टीनर और वीनर ने किया था।
अगला प्रश्न है साथियों, रक्त परिसंचरण तंत्र यानी कि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की खोज किसने की थी? ऑप्शन है कार्ल लैंडस्टीनर, विलियम हार्वे, जोनास सॉल्क या फिर एडवर्ड जेनर ने। तो मैंने आपको पिछले प्रश्न में भी बताया कि रक्त परिसंचरण तंत्र का खोज किया था। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विलियम हार्वे ने। अगला प्रश्न है, मानव हृदय में कुल कितने कोष्ठक या फिर कक्ष पाए जाते हैं? ऑप्शन है 2, 3, 4 या फिर 5। तो ये आप लोग को मालूम होगा कि 4 हृदय पाए जाते हैं, 2 अलिंद और 2 नीलायन। अगला प्रश्न है, हृदय के बाहरी आवरण को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है प्लूरा, पेरिकार्डियम, मेनिंजेस या फिर पेरिटोनियम। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पेरिकार्डियम। जो रक्त का बाहरी आवरण होता है वो पेरिकार्डियम से बना होता है। अगला प्रश्न है, एक सामान्य वयस्क मनुष्य का हृदय प्रति मिनट कितनी बार धड़कता है? ऑप्शन है 60 बार, 72 बार, 80 बार या फिर 100 बार। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 72 बार। एक सामान्य वयस्क मनुष्य के हृदय प्रति मिनट लगभग 72 बार धड़कता है। अगला प्रश्न है, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला प्राकृतिक पेसमेकर किसे कहा जाता है? ऑप्शन है एवी नोड्स, एसे नोड्स, पुरकिंजे फाइबर या फिर बंडल ऑफ हीस। इसका सही जवाब हो जाएगा एसे नोड्स। ये आप लोग याद रखना, ये कंफ्यूजन क्रिएट करता है ये क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, हृदय की धड़कन सुनने और उसका विश्लेषण करने के लिए डॉक्टर किस उपकरण का उपयोग करते हैं? ऑप्शन है स्टेथोस्कोप, स्फिग्नोमैनोमीटर, ईसीजी या फिर पेसमेकर। यहाँ पे हृदय की धड़कन सुनने और उसका विश्लेषण करने के लिए तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्टेथोस्कोप का। अगला प्रश्न है, एक स्वस्थ मनुष्य का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? तो ये तो सब लोगों को मालूम होगा कि इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 120/80 mmHg। ये आप लोग याद रखना। अगला प्रश्न है कि रक्तचाप मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? ऑप्शन है स्टेथोस्कोप, स्फिग्नोमैनोमीटर, थर्मामीटर या फिर बैरोमीटर। तो रक्तचाप हम लोग मापते हैं स्फिग्नोमैनोमीटर से। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में शुद्ध रक्त हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक कौन ले जाता है? तो यहाँ पे शुद्ध रक्त हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक लेके जाता है। इसका आंसर हो जाएगा शिराएं, धमनियां, लिम्फ या फिर केशिकाएं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धमनियां। ये शुद्ध रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक लेके जाती है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में अशुद्ध रक्त यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हृदय शरीर से हृदय तक कौन वापस लाता है? ऑप्शन है धमनियां, शिराएं, तंत्रिकाएं या फिर नेफ्रॉन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शिराएं। अगला प्रश्न है, वह एकमात्र धमनी कौन सी है जो अशुद्ध रक्त ब्लड तक ले जाती है? ऑप्शन है महाधमनी, पल्मोनरी धमनी, हेप्टिक धमनी या फिर रीनल धमनी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पल्मोनरी धमनी यानी कि पल्मोनरी आर्टरी। अगला प्रश्न है, वह एकमात्र शिरा कौन सी है जो शुद्ध रक्त ले जाती है? ऑप्शन है वेना कावा, पल्मोनरी शिरा, जुगुलर शिरा या फिर हेप्टिक शिरा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पल्मोनरी शिरा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 40, मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? ऑप्शन है पल्मोनरी धमनी, महाधमनी, रीनल धमनी या फिर कोरोनरी धमनी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महाधमनी। ये मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी है महाधमनी। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी शिरा कौन सी है? पल्मोनरी शिरा, इंफीरियर वेना कावा, जुगुलर शिरा या फिर सुपीरियर वेना कावा। इसका सही आंसर हो जाएगा इंफीरियर वेना कावा। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। साथियों अगला प्रश्न है, हृदय की मांसपेशियों को रक्त की आपूर्ति करने वाली रक्त वाहिकाओं को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है रीनल धमनी, कोरोनरी धमनी, हेप्टिक धमनी या फिर कैरोटिड धमनी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोरोनरी धमनी।
हृदय की मांसपेशियों को रक्त की आपूर्ति करने वाली रक्त वाहिकाओं को कोरोनरी धमनी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, रक्त का शुद्धिकरण या फिर ऑक्सीजनीकरण शरीर के किस अंग में होता है? हृदय में, फेफड़ा में, रक्त यकृत में या फिर वृक्क में? तो रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? सही आंसर हो जाएगा फेफड़ों में। अगला प्रश्न है, रक्त का छानना शरीर के किस अंग में होता है? हृदय में, फेफड़ा में, वृक्क या फिर किडनी में या फिर आमाशय में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वृक्क या फिर किडनी में। अगला प्रश्न है, रक्त को शरीर के भीतर जमने से कौन सा प्रोटीन रोकता है? फाइब्रिनोजिन, प्रोथ्रोम्बिन, हेपरिन या फिर एल्ब्यूमिन? तो यहाँ पे है कि रक्त को शरीर के भीतर जमने से कौन सा प्रोटीन रोकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हेपरिन। मानव हृदय का वजन लगभग कितना होता है? तो ये होता है लगभग, ऑप्शन नंबर बी, 300 से 350 ग्राम लगभग होता है मानव हृदय का वजन। अगला प्रश्न है कि हृदय की विद्युत गतिविधि को रिकॉर्ड करने के लिए किस परीक्षण का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है ईसीजी, एमआरआई, सीटी स्कैन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ईसीजी। अगला प्रश्न है कि रक्त कैंसर को वैज्ञानिक भाषा में क्या कहा जाता है जो डब्ल्यूबीसी की अत्यधिक वृद्धि से होता है? ऑप्शन है एनीमिया, ल्यूकोमिया, हीमोफीलिया या फिर थैलेसीमिया। तो इसका आंसर हो जाएगा ल्यूकीमिया। रक्त कैंसर को वैज्ञानिक भाषा में ल्यूकीमिया कहा जाता है, जिसमें डब्ल्यूबीसी की मात्रा अत्यधिक हो जाती है। प्रश्न संख्या 49 है कि हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? ऑप्शन है रिकेट्स, एनीमिया, स्कर्वी या फिर रतौंधी। हीमोग्लोबिन की कमी से होता है ऑप्शन नंबर बी, एनीमिया हो जाता है। रक्त की कमी को एनीमिया हम लोग कहते हैं। साथियों, ये लास्ट प्रश्न है इस लेक्चर का। एक स्वस्थ व्यक्ति में एक बार हृदय धड़कने पर कितना रक्त पंप होता है? ऑप्शन है 50 ml, 70 ml, 100 ml या फिर 150 ml। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट जरूर करें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक करें।